हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल साइंस विथ पूजा में मैं आपका स्वागत करती हूँ। इससे पहले ही आपने देख लिया था, पिछले क्लासेस में हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आज हम पहुँचे हैं चैप्टर 3, उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। इस चैप्टर को पढ़ना है और इस चैप्टर में आपको अपने स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ भी मिलेंगी और हमें किस प्रकार के भोजन को करना चाहिए, आप इस चैप्टर में अच्छे से चीज़ों को समझने वाले हो। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ आप अपने परिवार वालों को भी इस चैप्टर में जो चीज़ें पढ़ोगे उसको भी आप बताना, ठीक है ना। और बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो आप इस चैप्टर में बने रहिए अंत तक, ताकि आप इस चैप्टर को अच्छे से और आसानी से समझ पाएँ। और लास्ट में आप सभी बच्चों के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे और उन प्रश्नों का उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कोरुक कोरुक कोरुक, हितु भुक मित भुक ऋतु भुक। ये क्या है? एक सुभाषितानी श्लोक है। क्या है? कोरुक कोरुक कोरुक, हितु भुक मितु भुक ऋतु भुक। इसका हिंदी में यहाँ पर अनुवाद दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। कौन निरोगी कौन निरोगी कौन निरोगी? वह व्यक्ति जो समय और स्थान के अनुकूल पौष्टिक और उचित मात्रा में आहार लेता है, वही क्या होता है? निरोगी होता है। इसका मतलब इसमें यह बताया गया है कि वही व्यक्ति निरोगी होता है जो समय और स्थान के अनुकूल जो है पौष्टिक और उचित मात्रा में आहार यानी कि उचित मात्रा में भोजन को लेता है, वही व्यक्ति क्या होता है? निरोगी होता है। तो इस चैप्टर में हम अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमें किस प्रकार के भोजन करने चाहिए, उन सभी के बारे में हम अच्छे से इसमें क्या करने वाले हैं? पढ़ाई करने वाले हैं और उसको समझने वाले हैं। और इन सभी चीज़ों को आपको अपने दैनिक जीवन में क्या करना है? अप्लाई करना है, यानी कि उपयोग करना है। जो आप पढ़ रहे हो उसी को अपने दैनिक जीवन में आपको क्या है? उपयोग करना है। मेदू और मिष्ठी प्रतिदिन विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लिखे आज का विचार पढ़ते हैं। आज का विचार अन्येन जताने जीवंती पढ़कर उन्हें क्या है? उत्सुकता हुई। और मिष्ठी मेदू को बताती है कि यह संस्कृत की एक सूक्ति है जिसका अर्थ है आहार जीवित प्राणियों को जीवन देता है। देखो, ये है मिष्ठी और ये है मेदू, ये दोनों स्कूल जाते हैं। तो स्कूल के नोटिस बोर्ड में आज का विचार यानी कि थॉट ऑफ द डे को पढ़ते हैं, तो उसमें क्या लिखा हुआ था? अन्येन जताने जीवंती। अन्येन जताने जीवंती, इसका क्या अर्थ है? आहार जीवित प्राणियों को जीवन देता है। हर दिन व्यक्ति जो है अपने विचारों को क्या करता है? इस नोटिस बोर्ड में प्रकट करते हैं, इस नोटिस बोर्ड में लिखते हैं और बच्चे उन सभी नोटिस बोर्ड में लिखे हुए विचार को, थॉट्स को पढ़ते हैं और उसके बारे में जानने के लिए क्या है? उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है और इसी जिज्ञासा को फिर वो अपने क्या है? स्कूल में अपने जो टीचर्स हैं उनसे इससे संबंधित सवाल पूछते हैं और अपने जिज्ञासा को शांत करते हैं। चलिए देखते हैं। आइए हम इस सूक्ति का महत्व समझने का प्रयास करेंगे। कौन सी सूक्ति का महत्व समझने का प्रयास करेंगे? अन्येन जतानि जीवंती, यानी कि आहार जीवित प्राणियों को जीवन देता है। चलिए, हम क्या खाते हैं? आप सभी को पता है कि हम खाते तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें क्या खाना चाहिए? हमारे शरीर के लिए हमें कौन से प्रकार के भोजन का ग्रहण करना चाहिए? किस प्रकार के भोजन हमारे शरीर के लिए लाभदायक है? सिर्फ हमें वही भोजन करना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए क्या है? लाभदायक होता है। क्रियाकलाप 3.1 आइए अंकित करें। चलिए अब हम देखते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए। हम सभी प्रतिदिन आहार लेते हैं। आपको पता है कि हम सभी हर दिन क्या करते हैं? आहार यानी कि भोजन को लेते हैं, ग्रहण करते हैं। आहार हमारे दैनिक जीवन का एक अनिवार्य घटक है। आपको सब पता है कि अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमारे शरीर में कमजोरी हो जाएगी और भिन्न प्रकार के हमें रोग हो सकते हैं। तो इसीलिए क्या है? आहार हमारे दैनिक जीवन का एक अनिवार्य घटक है जिसे हमें ग्रहण करना ही होता है। आपके द्वारा एक सप्ताह में प्रतिदिन खाए गए खाद्य पदार्थों के नाम को तालिका में सूचीबद्ध करना है। अब आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण क्या किया गया है? क्रियाकलाप दिया गया है और आप सभी को अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस तालिका को आपको भरना है। चलिए, आगे दी हुई है एक तालिका।
देखिए यहाँ पर सप्ताह में खाए गए खाद्य पदार्थों के बारे में। अब हर दिन आप क्या करते हैं अपने घर में जब खाना खाते हैं तो उसको क्या करना है, आपको इस तालिका में भरना है कि आप हर दिन, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इन 7 दिनों में आप अपने घरों में कौन कौन से खाद्य पदार्थों का क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसको आपको इस तालिका में भरना है। और साथ ही साथ इसको अपने दोस्तों से भी क्या करना है, एक दूसरे से शेयर करना है, ताकि आपको ये पता चले कि आपके दोस्त किस प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आपको ये भी पता है कि आप 3 प्रकार के, सबसे पहले अपने घरों में जब खाना खाते हैं तो आप 3 टाइप का खाना खाते हैं। सबसे पहले सुबह में आप क्या करते हैं, नाश्ता करते हैं, दोपहर में आप क्या करते हैं, लंच करते हैं, और रात के समय आप डिनर करते हैं। रात के समय आप क्या है, रात का खाना खाते हैं। तो सबसे पहले आप सोमवार के दिन, चलिए हम देख लेते हैं सोमवार के दिन सुबह में आपने क्या नाश्ता किया। तो बहुत सारे बच्चों ने बताया कि दूध और दलिया, उन्होंने क्या नाश्ता किया, दूध और दलिया का नाश्ता किया। फिर वो नाश्ता करके कहाँ चले गए, स्कूल में। तो स्कूल जाते हैं, फिर वहाँ पर क्या खाते हैं, दाल चावल सब्जी और सलाद। ये हमारा दोपहर का यानी कि लंच के खाने का टाइम का क्या है, दाल चावल सब्जी और सलाद खाते हैं। और रात के समय डिनर में हम क्या खाते हैं, रोटी पनीर की सब्जी, और रोटी के साथ हम पनीर की सब्जी खाते हैं। ये सोमवार का उसका क्या है, शेड्यूल हो गया। सोमवार के दिन बच्चे ने इस तरह का खाना खाया है। अब देखते हैं मंगलवार के दिन वो बच्चा किस प्रकार का खाना खाता है। तो देखो मंगलवार के दिन उसका जो नाश्ता है, उसका जो ब्रेकफास्ट है वो क्या है, पोहा। पोहा के ऊपर उसने मूंगफली डाली हुई है, पोहा और मूंगफली खाया है उसने नाश्ते में। और दोपहर में उसने क्या किया, राजमा चावल और सलाद, राजमा चावल और सलाद वो दोपहर में खाना खाया है। और रात के समय डिनर में उसने क्या लिया था, रोटी और मिक्स वेज, रोटी और मिक्स वेज। ये उसके मंगलवार का खाना हो गया। अब हम देख लेते हैं बुधवार को भी नाश्ते में क्या है, इडली और सांभर, इडली और सांभर है। और दोपहर में क्या खाया उसने, कढ़ी चावल और सलाद। तो आपको ये देखने को मिल रहा है कि हर दिन दोपहर में सभी बच्चे जो भी खाना खाते हैं उसके साथ वो सभी बच्चे सलाद तो ज़रूर लेते हैं। और रात के समय सभी में देखा है आपने, रोटी आलू गोभी की सब्जी। तो जो सब्जियां होती हैं हमारे, जो वेजिटेबल्स होते हैं वो रात में भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन सभी रोटी खाते हैं। आपको पता होना चाहिए अब रोटियां भी भिन्न भिन्न प्रकार की बनती हैं, जैसे कि गेहूं की रोटी हो गई, कहीं पर मक्के की रोटी बनती है, कहीं पर ज्वार बाजरे की रोटी बनती है, तो कहीं पर और क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार की रोटी आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है ना। गुरुवार के दिन बच्चे ने नाश्ते में लिट्टी चोखा खाया था। ऐसा लग रहा है ये बच्चा बिहार का है, जो कि क्या है, लिट्टी चोखा नाश्ते में कर रहा है। और दोपहर में दाल रोटी और हरी सब्जी, और उसके साथ साथ दाल रोटी और हरी सब्जी खा रहा है। ठीक है। रात के समय ये खिचड़ी और दही खा रहा है। रात के समय क्या है, खिचड़ी और दही। अब शुक्रवार के दिन देखते हैं, नाश्ता में क्या है, उपमा, उपमा है। और दोपहर में क्या है, छोले भटूरे और रोटी, छोले भटूरे रोटी, और उसके साथ भी ये सलाद को खा रहा है। अब रात्रि के समय इसने क्या किया है, रोटी दाल फ्राई, रोटी के साथ इसने दाल फ्राई खाया है। अब देख लेते हैं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन क्या है, नाश्ते में पराठा और दही, आलू के पराठे, पराठे भी बहुत से प्रकार के होते हैं, आलू के पराठे होते हैं, गोभी के पराठे होते हैं, है ना, प्याज के पराठे होते हैं, बहुत सारे प्रकार के पराठे आपको देखने को मिल जाते हैं। और दोपहर में दाल चावल सब्जी और सलाद। दोपहर में क्या है, जनरली आपने देखा है कि लोग दोपहर में दाल चावल और सब्जी के साथ सलाद लेते हैं। और रात्रि के समय से भी मैक्सिमम अलग अलग जगहों पे रोटी और दाल खाई जाती है, कुछ जगह रोटी सब्जी खाई जाती है, और रात में तो दही, रोटी और दही भी खा लेते हैं लोग। ठीक है। अब रविवार के दिन देख लेते हैं। यहाँ पर नाश्ता में, सुबह नाश्ता में क्या है, ढोकला और चटनी। ऐसा लग रहा है सुबह सुबह गुजरात का बच्चा उठा है जो कि ढोकला और चटनी खा रहा है। और दोपहर में पुलाव और रायता, दोपहर में क्या कर रहे हैं, वो पुलाव के साथ रायता खा रहा है। और रात्रि के समय रोटी और सब्जी। अब सब्जियां तो आपको पता है भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, तो इसीलिए बच्चों ने रोटी और सब्जी बस लिख दिया है। तो सब्जियां भी क्या है, सीजन के अनुसार आपको विभिन्न प्रकार की सब्जियां देखने को मिल जाती हैं मार्केट में। हम उसी का क्या करते हैं, उसी को हम ग्रहण करते हैं। तालिका 3.1 में अंकित जानकारी के आधार पर अपने आहार के संबंध में आपको क्या विशेष बात ध्यान में आती है।
क्या आप प्रत्येक आहार में एक ही प्रकार का खाना खाते हैं? अभी हमने तालिका में देखा कि सोमवार से लेकर रविवार तक हम क्या क्या भोजन को ग्रहण करते हैं, किस प्रकार के भोजन को हम क्या है खाते हैं। तो आपने देखा है कि हर दिन हमारे खाने में जो है भोजन जो है वो क्या है, अलग अलग प्रकार की खाद्य सामग्री को हम ग्रहण करते हैं। तो हमारे खाने में भी क्या है, विभिन्नताएं देखने को तो मिल रही हैं। क्या आप प्रत्येक आहार में एक ही प्रकार का खाना खाते हैं? तो बिल्कुल नहीं, हम हर दिन अलग अलग प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। यह अलग अलग समय पर आपकी पसंद अलग अलग हो सकती है। अपनी सूची की तुलना अपने मित्रों के द्वारा बनाई गई सूची से कीजिए। अब आपने जो ये सूची बनाई है, जो टेबल बनाई है, जो तालिका बनाई है, उसकी जो है आपको तुलना करना है अपने मित्रों की तालिका के साथ कि उसने क्या बनाया है, वो किस प्रकार का भोजन ग्रहण करता है, ठीक है ना। मित्रों द्वारा अंकित किए गए आहार में समानता आपको क्या करना है, अब अपने मित्रों के द्वारा जो उन्होंने जो तालिका बनाई है उसमें उनके जो आहार है उनमें समानताएं, उसमें क्या आपको सिमिलैरिटीज़ यानी कि समानता ढूंढना है और साथ ही साथ उनमें अंतर ढूंढना है कि आपके खाने में और आपके मित्र के खाने में किस प्रकार का आपको अंतर देखने को मिल रहा है। तालिका का जो है अवलोकन करने पर आप क्या पाते हैं। अब ध्यानपूर्वक आपने एक हफ्ते की तालिका को देख लिया खाने पीने का, अब आप उसको ध्यानपूर्वक देखते हैं तो आप उसमें क्या चीज़ें देखने को मिलती है, क्या कौन सी चीज़ों को आप ऑब्जर्व करते हो, ध्यानपूर्वक देखते हो, तो उसे अपनी नोटबुक में अंकित जरूर कर लेना है। और आपका ध्यान इस बात की ओर गया होगा कि आपके और आपके मित्रों द्वारा खाए गए आहार में विविधताएं हैं। विविधता का मतलब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेराइटीज़, यानी कि खाने में क्या है विभिन्नताएं पाई जाती है। कोई बच्चा क्या है, जो बिहार का बच्चा है वो सुबह सुबह क्या करता है, लिट्टी चोखा खाता है। तो जो गुजरात का बच्चा है वो सुबह सुबह ढोकला खा रहा है। जो केरल की तरफ रहने वाला बच्चा है, जो साउथ में रहने वाले बच्चे होते हैं, वो सुबह सुबह क्या करते हैं, इडली सांभर खाते हैं, उत्पम खाते हैं। और साथ ही साथ वो क्या करते हैं, हाँ जल्दी बताइए। साथ ही साथ वो सभी बच्चे जो हैं आपने देखा है क्या करते हैं, उसका जो मोस्ट फेवरेट हो सकता है वहाँ के बच्चों का वो होता है आपका डोसा। क्या होता है, डोसा। वहाँ के लोग डोसा खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। अब इसी प्रकार आप जाओगे राजस्थान वाले एरिया में, तो वहाँ पर क्या है, आपको राजस्थान वाले एरिया में दाल बाटी और चूरमा बच्चे लोग खाते हैं सुबह सुबह, ठीक है ना। और वहाँ के लोग क्या होते हैं, दोपहर के समय तो लस्सी छाछ के साथ अपना भोजन ग्रहण करते हैं। बहुत ही ज़्यादा में वहाँ के लोग दही खाना पसंद करते हैं। दही के साथ साथ वो जो है मलाई मक्खन वाले खाने खाते हैं। उसी तरह से हरियाणा के लोग भी सुबह सुबह क्या करते हैं, मक्खन वाले रोटी और रोटी के साथ वो मक्खन खाना पसंद करते हैं। तो आपने देखा है भारत एक क्या है, भारत एक विभिन्न राज्यों से मिलकर बना हुआ देश है, जहाँ पर सभी राज्यों में उनके खाने पीने का जो खाद्य सामग्री है वो क्या है, भिन्न भिन्न हो सकती हैं। तो हर राज्य में आपने देखा है कि क्या होता है, खाने की जो खाद्य सामग्री होती है वो अलग अलग होती है। इसी तरह आपने देखा है कि हमारे जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह लोग जो है अंगाकर रोटी, चीला, फरा, ये यहाँ का पारंपरिक खाना होता है। और दोपहर के समय यहाँ के जो लोग होते हैं वो बोरेवासी खाते हैं। और रात्रि के समय यहाँ के लोग जो है वो चावल दाल खाते हैं। तो यहाँ के लोग ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा चावल से बनी हुई खाद्य पदार्थों को खाना पसंद करते हैं। ये आगे देख लेते हैं। क्या आपको लगता है कि हमारे देश के सभी राज्यों के आहार में ऐसी विविधताएं पाई जाती हैं? हाँ बिल्कुल, आपने देखा है, अभी मैंने आपको बताया कि भिन्न भिन्न राज्यों में आपको भिन्न भिन्न प्रकार के क्या है खाद्य सामग्री देखने को मिल जाती हैं। और सभी बच्चे क्या है, उनके भोजन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं विभिन्न क्षेत्रों के आहार। अब आपको क्या देखना है, विभिन्न क्षेत्रों के आहार किस प्रकार के होते हैं उसको हमें ध्यानपूर्वक देखना है। क्रियाकलाप 3.2 आइए खोज करें। अब हमें क्या करना है, खोज करना है। भारत के विभिन्न राज्यों में पारंपरिक रूप से खाए जाने वाले आहार और उगाई जाने वाली फसलों के प्रकारों का पता लगाते हैं। इस संबंध में जानकारी एकत्रित करने के लिए आप अपने विद्यालय के पुस्तकालय की पुस्तकें पढ़ सकते हैं, या तो फिर आप इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप चाहें तो समाचार पत्रों का भी उपयोग कर सकते हैं। साथ ही अपने मित्र, परिवारजनों और पड़ोसियों से बातचीत कर सकते हैं। वो सभी आपको क्या है, इन सब के बारे में आपको जानकारी देंगे। अन्य राज्यों के बारे में जानकारी एकत्र करें और उसे तालिका 3.2 में भरें। कुछ उदाहरण जो है वहाँ पर लिखे हुए हैं, तो उसी तरह से आपको
और भी अन्य राज्यों की जानकारी वहाँ पर क्या करना है, तालिका में आपको भरना है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। देखो, भारत क्या है, विभिन्न राज्यों से मिलकर बना हुआ एक देश है। तो यहाँ पर भिन्न भिन्न राज्य हैं, तो उन सभी राज्यों में वहाँ पर उगाए जाने वाले जो खाद्य सामग्री होती है वो भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। वहाँ पर जो फसलें होती हैं वो भिन्न प्रकार की होती हैं। तो उनकी, क्योंकि वहाँ का जो मौसम है, वहाँ का वातावरण हो, उन सभी पर ये निर्भर करती हैं। जैसे कि आपने देखा है कि अगर राजस्थान वाले एरिया में ज़्यादातर वहाँ पर क्या है, धान और धान की फसल नहीं उगाई जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी की बहुत कमी है। अगर, और आपको पता है कि धान की फसल के लिए हमें क्या चाहिए होता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। इसीलिए वहाँ के जो लोग होते हैं वो जनरली गेहूँ हो गया या फिर जो मसालेदार सब्जियाँ, मसालेदार चीज़ें होती हैं उनको वहाँ पर लोग उगाते हैं। जैसे कि जीरा हो गया, और क्या है, ज्वार, बाजरा, गेहूं, इन सभी चीज़ों को वहाँ पर क्या है, उगाया जाता है। तो इसीलिए उधर जो राजस्थान वाले एरिया में रहने वाले लोग हैं वो मक्के की रोटी खाना पसंद करते हैं, ज्वार बाजरे की को रोटी खाना पसंद करते हैं, क्योंकि उसके एरिया में इसी प्रकार के खाद्य सामग्री का उगाया जाता है। तो जिस प्रकार के हम खाना उगाएंगे उसी प्रकार के खाने को तो हम खाएंगे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तालिका को देख लेते हैं। भारत के विभिन्न राज्यों के कुछ पारंपरिक खाद्य पदार्थ हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक तालिका में आपको राज्य के नाम दिए हुए हैं। यहाँ पर स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली फसलें, कि वो उस राज्य में किस प्रकार के फसलों को उगाया जाता है, और खाए जाने वाले कुछ पारंपरिक खाद्य पदार्थ और पेय, वहाँ पर कौन सी चीज़ों को पिया जाता है। चलिए देख लेते हैं। पंजाब। पंजाब एक ऐसा राज्य है जहाँ के स्थानीय लोग क्या करते हैं, मक्का, गेहूँ, चना और दालों को उगाना पसंद करते हैं। वहाँ के लोग क्या उगाते हैं, मक्का, गेहूँ, चना और दालें उगाना पसंद करते हैं। और वहाँ के लोग सुबह सुबह पराठे खाना पसंद करते हैं। तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो क्या है, पराठे खाना पसंद करते हैं दही दूध के साथ। तो वो लोग हट्टे कट्टे होते हैं। खाए जाने वाले कुछ पारंपरिक खाद्य पदार्थ क्या होंगे, अब मक्के की रोटी हो गई, सरसों का साग, ये तो वहाँ का एक फेमस क्या है, पारंपरिक खाना है। मक्के की रोटी और सरसों का साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा और खीर, ये सभी चीज़ें वहाँ के क्या है, एक पारंपरिक खाद्य पदार्थ है। ये जो है पंजाब में खाया जाने वाला खाद्य पदार्थ है। वहाँ पर क्या पिया जाता है, लस्सी, छाछ, दूध और चाय। सुबह सुबह लोग वहाँ पर चाय पीते हैं और खाने के साथ लस्सी लेते हैं, छाछ लेते हैं और दूध भी लेते हैं। ठीक है ना। अब आप देखते हैं कर्नाटक। तो कर्नाटक के लोग क्या करते हैं, चावल, रागी, उड़द और नारियल, चावल हो गया, रागी और उड़द, नारियल, इन सभी की खेती करते हैं। इन सबको क्या है, वहाँ पर फसलों को उगाया जाता है। और वहाँ के लोग खाते क्या हैं, तो इडली, डोसा, सांभर, नारियल चटनी, रागी मुड्डे और पल्या, रसम चावल, रसम राइस खाते हैं लोग वहाँ पे, बहुत ज़्यादा ये फेमस है। ठीक है ना। और वहाँ पे छाछ और कॉफ़ी और चाय, छाछ, कॉफ़ी और चाय को पिया जाता है। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में चावल, बांस और सोयाबीन को उगाया जाता है। क्या करते हैं, चावल, बांस और सोयाबीन की फसलें उगाई जाती हैं। पारंपरिक खाद्य क्या है मणिपुर का, चावल हो, इरोम्बा एक प्रकार की चटनी होती है, उती यानी कि पीली मटर और हरे प्याज की तरी बनाई जाती है, सिंगजू एंड कांगसोई, ये भिन्न भिन्न प्रकार की जो है यहाँ पर क्या है, खाद्य पदार्थ होते हैं जो कि मणिपुर में उगाई जाती है और साथ ही साथ खाई जाती है। और फिर बिना दूध की चाय, यहाँ पर क्या है, बिना दूध की चाय पी जाती है मणिपुर में, और हमारे साइड तो बिना दूध की चाय पीना लोग पसंद ही नहीं करते हैं। ठीक है ना। अब हमारे राज्य की देख लेते हैं, छत्तीसगढ़। अब अन्य में हमने अपने राज्य को डाल दिया है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में क्या होता है, छत्तीसगढ़ में जो उगाई जाने वाली फसलें हैं वो क्या है, चावल, दाल, गेहूँ, चना और गन्ने भी हैं। ठीक है। अब यहाँ पर खाए जाने वाले पारंपरिक खाद्य पदार्थ क्या हैं, चावल, दाल, साथ साथ यहाँ पे चीला, फरा, ठेठरी, खुरमी, ये यहाँ का एक प्रसिद्ध पारंपरिक खाद्य पदार्थ है। और यहाँ पर लस्सी और छाछ भी खाने के साथ साथ ही इसका इस्तेमाल किया जाता है पेय सामग्री के रूप में। ठीक है ना। आप सभी ने ये देखा है कि हमें हमारे देश के विभिन्न राज्यों में खाए जाने वाले पारंपरिक आहारों में विविधताएं दिखाई देती हैं, लेकिन ऐसा होता क्यों है, चलिए इसको आगे समझते हैं। तालिका 3.2 में आपके द्वारा एकत्रित की गई जानकारी का विश्लेषण करना है। अब हमें जो तालिका आपने ऊपर देखी है उसका हमें क्या है, विश्लेषण करना है, उसका हमें एनालाइज करना है कि
क्या इसमें ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो कई राज्यों में खाए जाते हैं? उन खाद्य पदार्थों की एक सूची बनाइए। आप पाएंगे कि कुछ खाद्य पदार्थ अनेक राज्यों में खाए जाते हैं, वहीं कुछ ऐसे भी होते हैं जो केवल किसी राज्य विशेष में ही खाए जाते हैं। आप पारंपरिक खाद्य पदार्थों और स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली फसलों के मध्य क्या संबंध पाएंगे? अब देखो, अगर किसी राज्य में जो पारंपरिक खाद्य पदार्थ होता है, वहाँ पे जो लोग खाते हैं, तो वो पारंपरिक खाद्य पदार्थों का क्या है, वो स्थानीय स्तर पर उगाई जाती है। इन दोनों के बीच में उनके खाद्य पदार्थ खाने से संबंधित और उगाने से संबंधित उनके परस्पर बीच में अंतर हो सकता है। खाना और उगाना, ये दोनों चीज़ें, अगर हम जो चीज़ें उगाएंगे वही तो खाएंगे ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको देखा जाए तो छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिसे हम धान का कटोरा कहते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या है, गेहूं की फसल तो नहीं, धान की फसल उगाई जाती है। गेहूं तो आपको जो है वो रबी की फसल में देखने को, खरीफ की फसल में आपको क्या देखने को मिल जाता है, खरीफ की फसल में आपको धान देखने को मिल जाता है और रबी की फसल में आपको गेहूं देखने को मिल जाता है। तो हम छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है, धान की फसल बहुत ज़्यादा होती है, धान की खेती की जाती है यहाँ के किसानों के द्वारा। तो धान की खेती की जाती है तो यहाँ के लोग खाएंगे भी तो धान। वहाँ के जो लोग हैं वो क्या है, धान यानी कि चावल की खेती करते हैं। तो चावल की खेती करते हैं तो खाएंगे भी वो क्या, चावल ही तो खाएंगे। वो लेकर बाहर से आने वाले खाद्य सामग्री को तो नहीं खाएंगे। तो इसीलिए जिस राज्य में, क्योंकि यहाँ का जो हमारा जो क्षेत्र है वो इस प्रकार का है कि यहाँ पर आप अधिक मात्रा में जो है धान की फसल कर सकते हैं। यहाँ पर पानी की कमी नहीं होती है इसीलिए। और आपको पता होना चाहिए कि धान और मक्के जैसी चीज़ों की फसल करने के लिए आपको पानी की ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है। तो अगर पानी कम होगा तो आप धान की फसल उगा ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर पानी की तो कमी नहीं है, इसीलिए हम क्या करते हैं, धान की फसल उगा लेते हैं। और उगाने के साथ साथ वही हमारा क्या होता है, वो हमारा खाद्य पदार्थ होता है। और इसीलिए छत्तीसगढ़ में चावल से बने हुए पारंपरिक खानों को ही क्या किया है, खाया जाता है। जैसे कि आपने देखा भी, चावल, चीला भी चावल से बनता है, फरा भी चावल से बनता है, और ये है फिर ठेठरी, खुरमी और बहुत से प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। ठीक है ना। आपने अवलोकन किया होगा कि किसी राज्य का पारंपरिक आहार वहाँ उगाई जाने वाली स्थानीय फसलों पर ही आधारित होती है। यही अभी आपको मैंने बताया है कि जिस राज्य में आप रहते हैं उस राज्य में जो भी फसलें उगाई जाती हैं वही आपका क्या होता है, स्थानीय आहार बन जाता है। उसी को आप क्या खाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण लाइन है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक ऐसा देश है जो कि कृषि प्रधान देश है, यानी कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो क्या है, कृषि प्रधान देश है, यानी कि कृषि पर ही आधारित है, जहाँ विविध प्रकार की मृदा और जलवायु होती है। अब भारत एक ऐसा राज्य है जो कि क्या है, यहाँ पर भिन्न भिन्न राज्यों से मिलकर बना हुआ एक देश है। तो भिन्न भिन्न राज्यों की जो जलवायु है, वहाँ की भी जलवायु अलग अलग होती है, वहाँ की मृदा मिट्टी अलग होती है। तो इसीलिए वहाँ पर उगाई जाने वाली फसलें भी क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। और इसके विभिन्न क्षेत्रों में मृदा के प्रकार और जलवायु परिस्थितियों के आधार पर भिन्न भिन्न फसलें उगाई जाती हैं। और जिस प्रकार की फसलें जिस राज्य में उगाई जाती हैं उन्हीं प्रकार की फसलों को उस राज्य में क्या है, उनकी पारंपरिक खाद्य पदार्थ भी बन जाते हैं और वो उसी प्रकार के भोजन को क्या है, ग्रहण करते हैं अपने भोजन के रूप में। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आहारीय प्रवृत्तियां उस विशेष क्षेत्र में की जाने वाली खाद्य फसलों की खेती स्वाद, प्राथमिकताओं, संस्कृति और परंपराओं के अनुसार भी भिन्न हो जाती हैं। ठीक है ना। समय के साथ भोजन पकाने की पद्धतियां कैसे परिवर्तित हो गई, अब आपको क्या देखना है, समय के साथ साथ आपने देखा है हर चीज़ बदल जाती है समय के अनुसार। तो समय के अनुसार भोजन पकाने की जो पद्धतियाँ हैं वो भी क्या है, बदल गई हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार के भोजन बनाने की पद्धतियाँ बदली है और वर्तमान समय में हम किस प्रकार से भोजन को पकाते हैं। आपने सीखा कि विभिन्न राज्यों में खान पान की आदतें भिन्न भिन्न होती हैं, बिल्कुल होती हैं। हमारे भोजन के विकल्प और भोजन बनाने की पद्धतियाँ एक दूसरे से भिन्न होती हैं, बिल्कुल भिन्न होती ही हैं। क्या समय के साथ खान पान की आदतें और भोजन पकाने की पद्धतियाँ परिवर्तित हो गई हैं? हाँ बिल्कुल। आपने देखा है कि जो पुराने ज़माने में जो हमारे दादा दादी जी लोग रहते थे वो उस समय क्या है, चूल्हे में खाना बनाते थे। अभी लेकिन हम वर्तमान समय में आपको पता होगा कि हम अब क्या करते हैं, स्टोव का यूज़ करते हैं, इंडक्शन का यूज़ करते हैं और किसका उपयोग करते हैं, हम
गैस का उपयोग करते हैं, गैस और चूल्हे का उपयोग करते हैं। पहले ज़माने में तो हमारे जो दादी लोग थी वो क्या करती थी, चूल्हे में खाना बनाती थी। लेकिन अभी इस जनरेशन के जो लोग हैं वो क्या है, चूल्हे पर खाना बनाना पसंद नहीं करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, इंडक्शन में खाना बना लेते हैं, हीटर में खाना बनाते हैं और साथ ही साथ गैस का उपयोग करते हैं खाना बनाने के लिए। किसका उपयोग करते हैं, गैस का उपयोग करते हैं। क्रियाकलाप 3.3, आइए पारंपरिक चर्चा करते हैं। अब हमें पारस्परिक चर्चा करें। हमें क्या करना है, परस्पर अब चर्चा करना है। अपने वयोवृद्ध जनों से उनके खान पान की आदतें और भोजन बनाने की पद्धतियों के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए प्रश्नों की एक सूची बनानी है और नमूने हेतु कुछ प्रश्न निम्नलिखित यहाँ पर दिए हुए। अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि अपने घरों में जाना है, अपने जो दादा दादी लोग हैं उनसे अपने खान पान की आदतों के बारे में और वो भोजन को किस पद्धति से बनाते थे उनके बारे में हमें प्रश्न पूछना है और एक सूची तैयार करनी है। तो सिंपल से काम है, यहाँ पर कुछ प्रश्नों के आपको सैंपल दिए हुए हैं, यानी कि नमूना दिया हुआ है कि आप अपने दादा दादी से किस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं, किस प्रकार का खाना आप अभी भी खाते हैं। तो आप क्या पूछ सकते हैं कि किस प्रकार का खाना आप अभी भी खाते हैं और क्या नया खाने लगे हैं। पहले जो आप खाना खाते थे और अभी इसमें क्या बदलाव है, आप इसमें आपने और कौन से नए भोजन को आपने क्या किया है, जोड़ दिया है अपने खाने में। तो हमें उनको पूछना है। और पिछले कुछ वर्षों में खाना पकाने की पद्धतियाँ किस प्रकार परिवर्तित हो गई हैं, आपको उसके बारे में भी चर्चा करनी है कि पहले आप खाना बनाने की पद्धतियों का किस प्रकार की पद्धति का उपयोग करते थे और वर्तमान समय में अभी किस प्रकार के खाना बनाने की पद्धति का उपयोग हम कर रहे हैं। खान पान संबंधी ये बदलाव किस कारण हुए हैं, इसको भी हमें जानना पड़ेगा। तैयार किए गए प्रश्नों के आधार पर कुछ वयोवृद्ध जनों का साक्षात्कार, यानी कि हमें क्या इंटरव्यू लेना है, उनसे बातचीत करना है और उनके बारे में हमें जानकारी एकत्र करना है। देखिए ये क्या है, पारंपरिक चूल्हा। हमारे जो दादा दादी जी लोग रहते थे वो इस प्रकार खाना बनाते थे, चूल्हे में खाना बनाते थे पारंपरिक रूप से। अब अभी हमारे जो मम्मी पापा हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, वो किस प्रकार का जो है खाना बनाने के लिए किस पद्धति के उपयोग करते हैं, तो वो आधुनिक गैस चूल्हे का उपयोग करते हैं। हर घर में अभी आपको ये गैस चूल्हा देखने को मिल रहा होगा। ऐसे बहुत ही कम घर बचे होंगे जो चूल्हे का उपयोग करते होंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिया है, सिलबट्टा। जो है हमारे घरों में चटनी वगैरह पीसने के लिए सिलबट्टे का उपयोग किया जाता था। और वर्तमान समय में आधुनिक रूप में हम क्या है, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर यानी कि मिक्सर का यूज़ करते हैं, मिक्सी का यूज़ करते हैं। हम अपनी चीज़ों को अभी वर्तमान समय में क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ साथ हम इलेक्ट्रिक गैजेट्स पे भी आ चुके हैं। यहाँ पर आपने देखिए, मिक्सी का उपयोग हम किसके लिए करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की दालों को पीसने के लिए कर सकते हैं। चटनी बनाने के लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर का हम यूज़ कर लेते हैं। समय के साथ पाक पद्धतियों में भी यहाँ पर आपको परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आपने जो दादा दादी लोग हैं उनसे जो अब आपने साक्षात्कार किया, उनसे जब प्रश्न पूछे तो आपको क्या ज्ञात हुआ। अब भोजन पकाने की पद्धतियाँ, जिन्हें पाक पद्धतियाँ भी कहते हैं, भोजन पकाने की पद्धति को हम क्या कह देते हैं, पाक पद्धति। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि ये आपके प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। अब चलिए देख लेते हैं। समय के साथ परिवर्तित हो गई हैं जो पाक पद्धतियाँ हैं, वो क्या हैं, हमारी जो पाक पद्धतियाँ हैं वो समय के साथ बदल चुकी हैं। क्या हो चुकी हैं, समय के साथ परिवर्तित हो चुकी है। पारंपरिक एवं आधुनिक पाक पद्धतियों में बहुत ही अंतर देखने को मिलता है। पहले के ज़माने में हमारे दादा दादी लोग क्या करते थे, चूल्हे पर खाना बनाते थे, लकड़ियों का उपयोग करके वो चूल्हा जलाते थे और उस पर खाना पकाते थे। लेकिन वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो माता पिता हैं, वो क्या करते हैं, वो चूल्हे और चूल्हे का प्रयोग की जगह किसका उपयोग करते हैं, वो गैस सिलेंडर का उपयोग करते हैं और खाना पकाते हैं। वो इंडक्शन का उपयोग करते हैं और कहीं कहीं पर तो हीटर का भी उपयोग किया जाता है खाना पकाने के लिए। पहले के समय में भोजन पकाने के लिए अधिकतर पारंपरिक चूल्हे का ही उपयोग किया जाता था, आप सभी को पता है। अब भोजन पकाने के लिए अधिकांश लोग आधुनिक गैस चूल्हे का उपयोग करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिल गया। और पहले के समय में पत्थर के सिलबट्टे का उपयोग करते थे, हाथों से पीसने का कार्य किया जाता था।
बहुत सारी चीज़ों को हाथों से पीसा जाता था। अगर किसी भी प्रकार की चटनी पीसना है, दालों को पीसना है, तो वो हाथों का उपयोग करते थे। लेकिन वर्तमान समय में आप देखेंगे कि क्या हो गया है, मिक्सी, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर का उपयोग हम करते हैं, जिससे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक ग्राइंडर का उपयोग करके हम क्या है, घंटों का जो हम चटनी और दालें पीसते हैं, अब हम उन्हें चुटकियों में, मिनटों में ही पीस कर अपना काम क्या कर लेते हैं, जल्दी ही कर लेते हैं और अपने समय की बचत कर लेते हैं। ग्राइंडर विद्युत चालित पिसाई मशीन होती है जिसका उपयोग करते हैं हम, ठीक है ना। और भोजन पकाने और पीसने की अन्य विधियों का पता लगाइए। समय के साथ पाक पद्धतियों में ये परिवर्तन क्यों हुए? इन परिवर्तनों के मुख्य कारण तकनीकी विकास, बेहतर परिवर्तन और बेहतर संचार साधन हो सकते हैं। देखिए, पुराने ज़माने में क्या है, लोगों के पास इतनी क्या है, वो इतनी तकनीकें विकसित नहीं थे। लेकिन वर्तमान समय में आपने देखा है कि बहुत सारी चीज़ों का क्या है, तकनीकें बदल रही हैं, दिन ब दिन आप नए नए आविष्कार हो रहे हैं। तो इसीलिए हम इन आविष्कारों का उपयोग करके अपनी समय की बचत करते हैं और क्या है, आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके अपना खाना बनाने के साथ साथ हर चीज़ का उपयोग अब हमने आधुनिक तरीके से कर लिया है। पहले लोग क्या है, बैलगाड़ी में एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, तो उन्हें जाने के लिए बहुत समय लग जाता था। अभी हम क्या करते हैं, अगर हमें कहीं जाना है तो हम बाइक्स का उपयोग करते हैं, और साथ ही साथ लंबी दूरी की तय करनी होती है तो हम क्या है, रेलगाड़ी हो गई, फ्लाइट हो जाता है, प्लेन है, इन सभी चीज़ें, इन सभी उपकरणों का हम उपयोग कर लेते हैं। और हम क्या है, इन वाहनों के माध्यम से हम एक लंबी दूरी को बहुत ही कम समय में तय कर लेते हैं। यही आधुनिकीकरण का क्या है, यही आधुनिकीकरण की देन है। और इनसे लोगों का समय की बचत हो जाती है। क्या हो जाती है, समय की बचत हो जाती है। भोजन के घटक क्या हैं? अब भोजन के कौन कौन से घटक होते हैं, ये चलिए इसको देख लेते हैं। मेदू और मिष्ठी अपने स्कूल द्वारा आयोजित पारंपरिक खाद्य महोत्सव देखने जाते हैं। मेदू और मिष्ठी क्या करते हैं, अपने उनके स्कूल के द्वारा एक प्रोग्राम आयोजित किया जाता है जिसमें क्या है, पारंपरिक खाद्य महोत्सव, एक ऐसा महोत्सव किया जाता है जिसमें सभी व्यक्ति अपने अपने राज्यों का क्या है, पारंपरिक खाद्य पदार्थों को बनाकर लेके आएंगे। और महोत्सव का विषय होता है स्वस्थ आहार स्वस्थ जीवन। महोत्सव का क्या विषय है, स्वस्थ आहार और स्वस्थ जीवन। यानी कि अगर हम स्वस्थ भोजन करेंगे, अच्छे आहार को ग्रहण करेंगे, तो हमारा शरीर भी क्या होगा, स्वस्थ रहेगा और हम सुखी सुखी अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखिए, ये स्कूल है, यहाँ पर बच्चों ने अलग अलग राज्यों के क्या स्टॉल्स लगाए हैं। स्वस्थ आहार स्वस्थ जीवन, यानी कि ईट हेल्दी लिव हेल्दी। हमें जब हम अच्छा खाना खाएंगे तभी तो हम अच्छे रूप से हेल्दी जीवन यापन करेंगे। चलिए, राजस्थानी आहार, यहाँ पर देखने को मिल रहा है, एक स्टॉल देखने को मिल रहा है जहाँ पर क्या है, राजस्थानी पारंपरिक खाने को बनाया गया है। यहाँ पर गुजराती आहार, यानी कि गुजरात के पारंपरिक खाना, आपको पता है गुजरात में क्या है, क्या चलता है, गुजरात में ढोकला, फाफड़ा, जलेबी, ये सारी चीज़ें वहाँ के प्रसिद्ध व्यंजन हैं जो कि वहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं। दाल बाटी चूरमा, ये क्या है, राजस्थान का प्रसिद्ध व्यंजन है, वहाँ के पारंपरिक खाद्य पदार्थ है जो कि वहाँ के लोग इन सभी चीज़ों को खाना पसंद करते हैं, ठीक है। और ये है असमिया लोग हैं, यहाँ पर आपको असम की बनी हुई जो चीज़ें हैं वो देखने को मिल रही है। असम में लोग बिहू, असम में क्या है, बिहू का फेस्टिवल होता है जहाँ पर वो चावल को पकाकर क्या है, बिहू का त्यौहार मनाते हैं और एक नृत्य करते हैं बढ़िया सा। तो इन सभी राज्यों ने के व्यक्तियों ने अलग अपने स्कूल में भिन्न भिन्न राज्यों के क्या है, खाने को बनाया गया है उनके स्वाद को चखने के लिए, ठीक है ना। और उनसे हमें क्या मिलता है, वो खाने स्वस्थ होते हैं, वो खाने हेल्दी होते हैं और वो हमारे शरीर को पौष्टिकता प्रदान करते हैं। इस महोत्सव में विभिन्न प्रकार के पारंपरिक व्यंजकों को प्रदर्शित करते हुए भिन्न भिन्न स्टॉल्स लगाए गए हैं, जो कि आपने अभी ऊपर में देखा है कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों ने क्या है, भिन्न भिन्न स्टूडेंट्स ने पारंपरिक, अलग अलग राज्यों के पारंपरिक खाद्य पदार्थों का स्टॉल लगाया है। और पोषण विशेषज्ञ, जो पोषण की विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर पोशिता, कौन है, डॉक्टर पोशिता, विद्यार्थियों को बताती हैं कि स्वास्थ्य ही परम है, क्या है, जो हमारा स्वस्थ ही परम है, परम धन है। स्वस्थ क्या है, जो स्वस्थ है वो हमारा परम धन है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम अपने कार्यों को अच्छे से संपन्न नहीं कर पाएंगे। इसीलिए क्या कहते हैं, स्वास्थ्य ही परम धन है। हमारे स्वास्थ्य से बड़ा और कोई धन नहीं हो सकता है। अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो आपको पता है कि हम किसी भी कार्य को अच्छे से नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। इसके लिए हमें स्वस्थ होना ज़रूरी है ताकि हम अपने कार्यों को अच्छे से कर सकें। चलिए देखते हैं,
आइए जानते हैं डॉक्टर पोशिता के इस कथन पर क्या अभिप्राय है। अब डॉक्टर पोशिता ने ये कौन सी कथन स्टेटमेंट बोली है, स्वास्थ्य ही परम धन है। अब इसका अभिप्राय क्या है, इसका क्या मतलब हो सकता है, चलिए इसको देखते हैं। क्या आप कभी बिना खाना खाए रहे हैं? जब आप खाना नहीं खाते हैं तो आपको कैसा अनुभव होता है? आप सभी ने तो कभी ना कभी ऐसा अनुभव किया होगा कि आप बिना खाए पिए पूरा एक दिन रहते हों, तो आपको किस तरीके का अनुभव होता है, आपको कैसा महसूस होता है। तो जब हम खाना नहीं खाते हैं तो हमें क्या है, कमज़ोरी महसूस होने लगती है। हमें ऐसा लगता है कि हमें जल्दी जल्दी थकान हो रही है, हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी है, हम किसी भी कार्य को अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। जब हम कुछ समय तक भोजन नहीं करते हैं तो हमें थका हुआ और कम ऊर्जावान अनुभव करते हैं। क्या करते हैं, थका हुआ और ऊर्जावान, यानी कि हम ज़्यादा एनर्जी हमारे बॉडी में नहीं होती है, हम कम ऊर्जावान अनुभव करते हैं। आपके अनुसार एक मैराथन धावक दौड़ के समय और उसके पश्चात ग्लूकोज युक्त पानी क्यों पीता है? ये महत्वपूर्ण सवाल है, ये आपके पेपर में आने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो मैराथन धावक होते हैं, जो दौड़ते हैं, वो क्या करते हैं, वो ग्लूकोज युक्त पानी क्यों पीते हैं? तो आपको ये पता होना चाहिए, वो ग्लूकोज युक्त पानी इसीलिए पीते हैं क्योंकि जो ग्लूकोज होता है वो इंस्टेंट एनर्जी देता है, यानी कि तुरंत ही हमें ऊर्जा प्रदान करता है, और तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है जिससे हम क्या है, तेज़ी से दौड़ सकते हैं और मैराथन को जीत सकते हैं। ग्लूकोज शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो हमारे शरीर को दो तरीके के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। एक होता है जो कि ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनको ऐसे पोषक तत्व जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आवश्यक होती हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, महापोषक तत्व। महापोषक तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी आवश्यकता हमारे शरीर को बहुत ही ज़्यादा होती है, इसीलिए हम महापोषक तत्व बोल देते हैं। और लघु पोषक तत्व भी होते हैं। तो महापोषक तत्व जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। चलिए, अगर आप बोलेंगे तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। जो महापोषक तत्व होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ये होते हैं पोषक तत्व। पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होते हैं महापोषक तत्व, एक होता है लघु पोषक तत्व। अब लघु का मतलब क्या होता है? लघु का मतलब कम, मतलब ऐसे पोषक तत्व जो हमारे शरीर को जिसकी बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है, इसको हम लघु पोषक तत्व। अब महापोषक तत्व क्या होते हैं? कुछ ऐसे भी पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, इसे हम लघु महापोषक तत्व कह देते हैं। अब महापोषक तत्व कौन कौन से हैं? चलिए महापोषक तत्व देख लेते हैं। तो महापोषक तत्व में सबसे पहले आपका क्या आ जाता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा होता है आपका प्रोटीन। क्या हो जाता है? प्रोटीन। और ये है आपका वसा। ये ऐसे पोषक तत्व, ये तीनों एक ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, इसीलिए इसको हम महापोषक तत्व कह देते हैं। और ये ऊर्जा युक्त पोषक तत्व होते हैं, ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? ये ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं। ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं हमारे शरीर को। अब लघु पोषक तत्व में क्या हो जाते हैं? जैसे लघु पोषक तत्व में होते हैं विटामिन। क्या हो जाते हैं? विटामिन होते हैं, जो कि हमारे शरीर में, यहाँ पर विटामिन होता है, विटामिन नहीं, ये क्या होता है? विटामिन होते हैं। विटामिन क्या करते हैं? हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं। ठीक है, विटामिन हो गया। और क्या हो जाते हैं? मिनरल्स, यानी कि क्या हो जाते हैं? मिनरल्स को हम क्या बोल देते हैं? खनिज लवण। ये क्या होते हैं? मिनरल्स को हम बोलते हैं हिंदी में खनिज लवण। और साथ ही साथ हमें किसकी आवश्यकता होती है? पानी की। किसकी आवश्यकता होती है? पानी की। और एक होता है आहारी रेशे। क्या होते हैं? आहारी रेशे। ऐसे खाद्य पदार्थ हैं ये जो कि हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देते हैं। ये क्या है? ये ऊर्जा नहीं देते हैं। ये क्या है? ऊर्जा नहीं देते। ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रख लीजिए।
विटामिन हो गया, खनिज लवण हो गया, पानी हो गया और आहारी रेशे, ये जो हैं वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए क्या है, ये हमारे शरीर को निरोगी बनाते हैं। विटामिन हमारे शरीर में क्या है, रोगों को उत्पन्न होने से रोकते हैं। तो विटामिन की आवश्यकता हमारे शरीर को होती है और साथ ही साथ खनिज लवण की आवश्यकता होती है। आपको पता है पानी क्या है, हमारे शरीर को संतुलित करता है और आहारी रेशे हमारे पाचन में मदद करता है। तो इन सभी चीज़ों की जो आवश्यकता होती है वो हमारे शरीर में क्या है, हमारे शरीर को संतुलित करता है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। और ये सारी चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये हमारे शरीर को क्या है, ऊर्जा प्रदान करती है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो शरीर को तुरंत ही ऊर्जा प्रदान करती है, यानी कि इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसीलिए आपको पता है जो मैराथन धावक होते हैं, जो दौड़ने वाले व्यक्ति होते हैं, एथलीट होते हैं, वो क्या करते हैं, दौड़ते वक्त ग्लूकोज का पानी पीते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि हमें तुरंत ही ऊर्जा प्रदान कर देता है। और वसा क्या है, वसा हमारे शरीर को भी एक प्रकार से क्या है, ये ऊर्जा प्रदान करने वाले होते हैं। क्या होते हैं ये वसा? ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो शरीर में ऊर्जा का क्या करते हैं, संचय करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं और शरीर को गर्म करके रखते हैं। ये शरीर को हमारे गर्म रखते हैं। अब प्रोटीन की बात करें तो ये जो प्रोटीन होता है वो क्या करते हैं, प्रोटीन भी एक प्रकार का ऐसा पोषक तत्व होता है जो शरीर की वृद्धि, यानी कि उसकी ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए, और शरीर में टूट फूट की मरम्मत हो जाती है उसको रिपेयर करने का काम करता है। उसको मरम्मत करने का काम कौन करता है? प्रोटीन। आप जो शरीर, आपके जो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत पतले होते हैं, तो उन्हें डॉक्टर क्या सजेशन देते हैं कि आपको प्रोटीन युक्त खाना खाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शरीर में आपकी वृद्धि होगी, ग्रोथ होगा और शरीर की मरम्मत होगी। आपके क्या है, आपके जो शरीर में जो मसल्स हैं वो बढ़ेंगे, वो वृद्धि करेंगे। समझ रहे हो? तो इन सभी चीज़ों को आपने ध्यानपूर्वक अच्छे से समझ लिया होगा। पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं, महापोषक तत्व, लघु पोषक तत्व। जो लघु पोषक तत्व होते हैं वो ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, जैसे कि विटामिन, खनिज लवण, पानी और आहारी रेशे, ये हमें ऊर्जा नहीं देते हैं, हमारे शरीर को इनसे ऊर्जा नहीं मिलती है, ये याद रखिएगा। और महापोषक तत्व ये ऊर्जा प्रदान करते हैं हमारे शरीर को, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके बारे में अभी मैंने आपको बहुत ही डिटेल से पढ़ा दिया है, चलिए फिर भी एक बार देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे आहार में ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत होते हैं। क्या होते हैं? ये हमारे ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत होते हैं, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट क्या है? हमारे ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत होते हैं। और विभिन्न प्रकार के अनाज जैसे गेहूं, चावल और मक्का, साग भाजी जैसे आलू, शकरकंद तथा अनेक प्रकार के फल जैसे कि केला, अनानास और आम में कार्बोहाइड्रेट प्रचुरता में पाए जाते हैं। आपको यहाँ पर बहुत सारे फल, फ्रूट और खाद्य सामग्रियों के पिक्चर्स दिख रहे होंगे, देखने को मिल रहे होंगे। तब अभी इस पिक्चर में आपको क्या देखना है, देखो यहाँ पर क्या है, आपको मक्का देखने को मिल रहा है, ये जो है ये मक्का है, ठीक है। यहाँ पर आम देखने को मिल रहा है, ये है अनानास। यहाँ पर केला हो गया, गन्ना हो गया, ये शकरकंद हो गया। यहाँ पर आलू हो गया, चावल है, बाजरा है, गेहूँ, ये सारे जितने भी खाद्य पदार्थ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ये क्या कुछ कार्बोहाइड्रेट के समृद्ध आहार हैं। इन सभी इस प्रकार का अगर आप खाना खाते हो तो आपको शरीर में क्या है, ऊर्जा मिलेगी। क्या करेंगी? शरीर आपको ऊर्जा मिलेगी और शरीर को तुरंत ही ऊर्जा मिल जाती है। जैसे ग्लूकोज में शरीर से तुरंत ऊर्जा मिलती है, उसी तरह इन सभी चीज़ों को खाने से भी आपके शरीर में तुरंत ऊर्जा मिल जाती है और आपको बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। ऐसा लगता है कि आप बहुत ही शक्तिशाली हो गए हो, ठीक है ना। क्या आप जानते हैं सामान्य चीनी भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। जो आप अपने घरों में शक्कर का उपयोग करते हो ना, वो भी क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके विचार से सर्दियों में पारंपरिक आहार के रूप में लड्डू खाना क्यों पसंद करते हैं लोग? आपको पता है कि जब हमें सर्दी खांसी हो जाती है तो जो हमारी मम्मी होती हैं वो क्या करती हैं, वो हमें सौंठ का लड्डू बना के देती हैं, बेसन का लड्डू बना के देती हैं और ये बोलती हैं कि आप इस लड्डू को खाओ और आपकी सर्दी जुकाम तुरंत ही गायब हो जाएगा। तो ऐसे हमारी मम्मियाँ और दादियाँ क्यों कहती थी, चलिए उसको देखते हैं। लड्डू की मुख्य सामग्री जो है वो बेसन, आटा, घी, गुड़ या चीनी होती है। क्या क्या होती है? लड्डू की मुख्य सामग्री बेसन होता है, आटा हो सकता है, घी, गुड़ या चीनी हो सकती है, गोंद और अन्य एक प्रकार के मेवे भी हो सकते हैं, ठीक है ना।
घी और विभिन्न प्रकार के तेलों को एक अन्य प्रकार के खाद्य घटक के समूह में रखा जाता है, जिसे हम वसा कह देते हैं। अब वसा क्या होता है? जितने भी प्रकार के जो तेलीय पदार्थ होते हैं, जो क्या होते हैं? तेल युक्त पदार्थ होते हैं, तेल युक्त पदार्थ होते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं? वसा कह देते हैं। क्या कह देते हैं हम? वसा। अभी मैंने आपको बताया है कि वसा ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो शरीर में ऊर्जा को क्या है? स्टोर करके यानी कि संचय करके रखते हैं और शरीर को गर्म रखते हैं। तो शरीर को गर्म रखते हैं और सर्दियों के दिनों में हमें अपने शरीर को गर्म रखना होता है। इसीलिए जो हमारी दादियाँ होती हैं, हमारी मम्मियाँ होती हैं, वो हमें सौंठ का लड्डू, बेसन के लड्डू, ये सारे लड्डुओं को हमें क्या है? खिलाती हैं। समझ गए ना? और जितने भी प्रकार के जो तैलीय पदार्थ हो गए, जैसे कि घी हो गए और भिन्न भिन्न प्रकार के तेल हो जाते हैं, वो सभी वसा में ही आते हैं। वो क्या होते हैं? वसा खाद्य पदार्थ। कौन से खाद्य पदार्थ हैं? वसा एक प्रकार का खाद्य पदार्थ है जो ऊर्जा को संचित करके रखता है हमारे शरीर में। वसा के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं? वसा के दो स्रोत हो सकते हैं, एक पादप आधारित यानी कि जो जीव जंतुओं से भी मिलते हैं और पेड़ पौधों से भी मिलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं वसा के स्रोत, ये आपको महत्वपूर्ण है। चलिए इसको हम यहाँ से देखते हैं। वसा के स्रोत पादप आधारित और जंतु आधारित हो सकते हैं। वसा के जो स्रोत हैं वो कैसे हो? पादप आधारित भी हो सकते हैं और जंतु आधारित भी हो सकते हैं। ठीक है ना? अब क्या क्या हो सकता है? मूंगफली, अखरोट, बादाम, मेवे, कद्दू, सूरजमुखी और सरसों के बीज वसा के कुछ अच्छे क्या हैं? स्रोत हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके पेपर में ये आने की इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। तो क्या है? वसा के जो स्रोत होते हैं वो क्या है? पादप आधारित स्रोत में, जैसे कि पादप आधारित हो गए, कुछ स्रोत जंतु के आधारित हो सकते हैं। पादप आधारित स्रोत कौन सा? मूंगफली हो गया, अखरोट हो गया, बादाम, ये सभी हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं। अब मेवे हो गए, ये हमें दूध, मेवे किससे मिलते हैं? हमें तो जंतुओं से मेवे मिलते हैं। कद्दू, सूरजमुखी और सरसों के बीज, ये सभी हमें क्या है? पादप आधारित है, तो ये हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर ये कुछ खाद्य सामग्रियाँ होती हैं। ये कहाँ से मिलती हैं हमें? ये क्या है? कुछ वसा समृद्ध खाद्य पदार्थ। अब ये वसा से संबंधित खाद्य पदार्थों में आपको देखने को मिल जाए दही हो गया, बादाम, यहाँ पर दही है तो दही क्या है? पादप है कि जंतु? ये तो जंतुओं से हमें प्राप्त होता है। बादाम हमें पादप से, काजू हो गया, तिल हो गया, सोयाबीन, मूंगफली, अखरोट, सूरजमुखी के बीज, ये है पिस्ता, मक्खन, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पादप और जंतुओं से मिलती है। ये सारी चीज़ें क्या है? ये वसा के बहुत ही अच्छे स्रोत होते हैं। इसको अगर खाओगे तो आपके शरीर में जो ऊर्जा है वो संचित रहेगी। जैसे कि यहाँ पर दूध हो गया, सूरजमुखी का तेल है, सरसों का तेल है, सोयाबीन का तेल है, नारियल का तेल हो गया, यहाँ पर घी है, पिस्ता है, काजू है, बादाम है। इन सभी चीज़ों से हमें क्या मिलता है? वसा मिलती है। वसा क्या है? हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है और हमारे शरीर को गर्म रखता है। तो इससे क्या होता है? हमारे सर्दियों के दिनों में हमें क्या है? ठंडियों से बचाता है, सर्दियों से बचाने का काम करता है। देखो, कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें विभिन्न गतिविधि करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ये ही बहुत महत्वपूर्ण है। क्या होते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, इसको आपको मार्क करके रखना है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट और जो वसा होती हैं, जो कार्बोहाइड्रेट और वसा है वो क्या होती हैं? वो हमें विभिन्न गतिविधि करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती हैं। क्या प्रदान करती हैं? ऊर्जा प्रदान करती हैं। अब ऊर्जा प्रदान करती हैं, इसी कारण हम इसे क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन कह देते हैं। और हमारे शरीर में वसा ऊर्जा का एक संग्रहित स्रोत होता है। वसा क्या है? वसा हमारे शरीर में संग्रहित रहता है, यानी कि स्टोर्ड रहता है। जैसे आपको पता है कि बहुत सारे खाद्य सामग्री को हमारे घर में लाया जाता है, तो हमारे घरों में एक स्टोर रूम होता है। वहाँ पर हम जो ज़्यादा मात्रा में खाद्य सामग्री आ जाती है उसको क्या है? वहाँ पर रख देते हैं, स्टोर करके रखते हैं। वैसे ही हमारे शरीर में जब ऊर्जा की ज़्यादा मात्रा में क्या हो जाती है? उपलब्धता हो जाती है, हमारे शरीर में ज़्यादा ऊर्जा हो जाती है, तो उसे हम क्या है? उसे हम संचित करके, स्टोर करके, संग्रहित करके रख लेते हैं। ठीक है ना? चलिए, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण आपको फैक्ट देखने को मिलेगा। ये आपके एग्ज़ाम में 100% आएगा। यहाँ से प्रश्न, यहाँ से ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ध्रुवीय भालू की त्वचा के नीचे बहुत अधिक वसा एकत्रित होती है। ये जो ध्रुवीय भालू होते हैं, ये क्या है? ध्रुवीय भालू होते हैं जो कि उनके त्वचा के नीचे बहुत अधिक मात्रा में वसा एकत्रित होता है। यह वसा ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में? ऊर्जा के एक सोर्स के रूप में काम करता है। यह उनकी महीनों
लंबी सर्दियों की नींद की अवधि यानी कि शीत निष्क्रियता के समय बिना खाए पिए जीवित रहने में सहायता करती है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि वसा को हम क्या, जो हमारा ऊर्जा होता है, ऊर्जा को हम क्या है एकत्रित करके रख लेते हैं। और ये ठंडी, क्योंकि ये भालू क्या है, ध्रुवीय भालू यानी कि ठंडे प्रदेश में रहने वाले भालू। अब ठंडे प्रदेश में रहेंगे तो इन्हें ठंडी तो लगेगी, तो इनके जो भालू होते हैं ना, इनके जो फर है, लंबे लंबे बाल जिसको हम फर बोलते हैं, बाल होते हैं, और इनकी त्वचा के नीचे क्या है, वसा जमी होती है। त्वचा के नीचे बहुत अधिक मात्रा में वसा एकत्रित हो जाती है, और यही क्या करती है, इन्हें ठंडी के दिनों में इनके शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। और साथ ही साथ जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो जब ये लंबी नींद लेते हैं, तो जब नींद लेंगे तो शरीर को तो खाना पानी चाहिए होगा, तो इसके लिए क्या करते हैं, ये शरीर में जो वसा को संचित करके रखते हैं, ये उन्हीं वसा से संचित ऊर्जा को क्या है, इनका उपयोग करते हैं। और ये पूरी शीत निद्रा में, शीत निष्क्रियता में रहते हैं, और ऐसे ही इनकी पूरी सर्दियाँ निकल जाती हैं। समझ रहे हो ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके पेपर में आएगा यहाँ से। चलिए अब हम प्रोटीन के बारे में देख लेते हैं। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन भी हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण भाग है। प्रोटीन क्या है, हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण भाग है। दुग्ध उत्पादन और दालें प्रोटीन के अच्छे सोर्स होते हैं। अच्छे स्रोत कौन कौन हैं, दुग्ध उत्पादन और दालें हमारे प्रोटीन के क्या हैं, अच्छे स्रोत हैं। खिलाड़ियों को अपनी मांसपेशियां बनाने के लिए अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जो खिलाड़ी होते हैं उन्हें खेल कूद करने के लिए अपनी जो मसल्स होती है, उनकी मांसपेशियों को बनाने के लिए अधिक मात्रा में क्या चाहिए होता है, प्रोटीन चाहिए होता है। और कई लोग प्रोटीन पौधों के साथ साथ जंतुओं से भी प्राप्त कर लेते हैं। कई लोग क्या है, जो प्रोटीन है उसको पौधों के साथ साथ जंतुओं से भी प्राप्त कर लेते हैं। प्रोटीन के कुछ उत्कृष्ट पादप स्रोत क्या हैं, दाल हो गया, फलियां, मटर और मेवे, वे सभी क्या हैं, ये हमारे पादप से प्राप्त होने वाले हैं। अब कुछ प्रोटीन जो है जंतुओं के स्रोत होते, जंतुओं से प्राप्त होने वाले प्रोटीन उनको देख लेते हैं। दूध हो गया, पनीर हो गया, अंडा है, मछली है, मांस है, ये सभी चीज़ें हमें क्या है, जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, ये महत्वपूर्ण है। प्रोटीन समृद्ध खाद्य पदार्थ हमारे शरीर की वृद्धि मरम्मत में सहायता करते हैं, इसी कारण इन्हें शरीर वर्धक भोजन भी कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जितना भी अभी मैंने आपको देखा है, आपको मैंने अभी मार्क किया है, अंडरलाइन किया है, ये सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है। प्रोटीन भी हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण भाग है। मैंने आपको बताया था ये महापोषक तत्व में आते हैं। दुग्ध उत्पादन और दालें प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं। जो खिलाड़ी होते हैं उन्हें अपनी मांसपेशियों को बनाने के लिए क्या अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब प्रोटीन के दो स्रोत होते हैं, या तो जंतुओं से भी ले सकते हैं, जैसे कि ये जंतुओं से ले सकते हैं, जंतुओं से, और ये होते हैं हमारे पादप से। तो जंतुओं से उन्हें क्या है, मछली खा सकते हैं, मुर्गे का मांस हो सकता है, दूध हो सकता है, पनीर है, अंडा, इन सभी चीज़ों से क्या है, उन्हें क्या मिलता है, प्रोटीन मिल जाता है। अगर हम पादप स्रोत की बात करें जो शाकाहारी होते हैं, तो वो क्या खा सकते हैं, वो राजमा खा सकते हैं, सोयाबीन हो गया, मटर, चना, मूंग, अरहर दाल, इन सभी का सेवन करके उनके शरीर में क्या है, मांसपेशियां की वृद्धि हो सकती है। और ये महत्वपूर्ण लाइन है, प्रोटीन समृद्ध खाद्य पदार्थ हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत में सहायता करते हैं, और इसी कारण इन्हें हम शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। अब आपके प्रश्न पूछा जा सकता है पेपर में कि शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे, प्रोटीन को हम शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। ये उनके स्रोत हैं। ये स्रोत के बारे में हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो जंतु से कौन कौन सी चीज़ें मिलती है, तो अंडा, पनीर, दूध, मुर्गे का मांस, मछली, इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है कि ये हमें क्या है, जंतुओं से मिलते हैं, जानवरों से मिलते हैं। अब ये हमें पादपों से मिलने वाले पेड़ पौधों से क्या मिलता है, सोयाबीन हो गया, राजमा है, अरहर दाल, मूंग, चना, मटर, ये सभी क्या है, प्रोटीन के स्रोत हैं, जो कि हमें हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए क्या है, हमें मदद करती हैं, ठीक है ना। अब बढ़ते बच्चों के उचित विकास और वृद्धि के लिए उनके आहार में सही मात्रा में प्रोटीन सम्मिलित किया जाना चाहिए। इनमें कौन सा खाद्य पदार्थ आपके दैनिक जीवन के आहार का भाग हो सकता है, तो आपको ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है ना। देखिए, क्या आपने कभी छत्रक यानी कि मशरूम देखा है। जब ठंडियों के दिनों में जो पेड़ कटे होते हैं ना, गिरे होते हैं, वहाँ पर सड़े गले जो जगह होती है, वहाँ पर मशरूम उग जाते हैं। ये अधिकतर अंधेरे और नमी वाले स्थानों पर उगते हैं, और खाद्य मशरूम प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। ये भी एक महत्वपूर्ण लाइन है। इसको मार्क करके रखना। आप क्या करोगे, इसको इम्पोर्टेंट मार्क करके रखना है आपको कि ये जो खाद्य पदार्थ है ये क्या है, जो मशरूम है ये भी प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होता है। तो आपको इसके बारे में याद रखना है।
ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए अब हम कल की क्लास में आगे की चीज़ों को देखेंगे। तो आज हमने जो है इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ लिया है कि पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं। आपने देखा 2 प्रकार के महापोषक तत्व होते हैं, लघु पोषक तत्व। महापोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। अब हम लघु पोषक तत्वों के बारे में कल पढ़ने वाले हैं, जिसमें विटामिन, खनिज, लवण, इन सभी चीज़ों के बारे में हम कल देखेंगे। और आज आपने देखा है कि हमने जो है कि आप अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार का भोजन करते हैं, भिन्न भिन्न राज्यों में किस प्रकार के भोजन का उपयोग किया जाता है, वहाँ पर किस प्रकार की फसलों को उगाई जाती है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। तो मैं आशा करती हूँ अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी, आपको हमारी क्लास पसंद आती हैं, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि ये जो क्लासेस है वो उन तक भी पहुँच पाए। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आती हैं तो उनको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो चलिए टाटा बाय बाय।